वेलकम टू एनएलसीसी क्लासेस। जो लोग ऑनलाइन लर्नर्स हैं, आप लोग जब भी ये वीडियो देखें आप लोग कमेंट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बोरोइंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 3 टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, मतलब शुरुआत करेंगे। आज इतनी देर भी हम पढ़ लेते हैं, मेरे पास अराउंड 50 मिनट्स हैं, तो 50 मिनट्स में जो हम पढ़ लेते हैं शुरू करते हैं। तो फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा अमेंडमेंट होते हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको जब भी हम अमेंड करते हैं उसमें कोई भी नई चीज जोड़ते हैं, तो जब वो चीज जोड़ते हैं उसका साल नोट कर देते हैं, जिस साल कोई चीज नई जोड़ी गई हो, और कौन से नंबर पर उसको जोड़ा गया हम उसको ऐड कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं अमेंडमेंट और उसका ईयर। तो ये वाला जो फीचर्स वाला पॉइंट है ये जोड़ा गया है अमेंडमेंट में 1976 में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? 1950 में बनकर तैयार हो गया था फाइनली। 1949 में भी बना हुआ था, 1950 में भी बना हुआ था। ठीक है, तो ये वाला जो लाइन है, ये जो चीजें हैं ये जोड़ी गई हैं 42nd अमेंडमेंट, यानी कि इससे पहले 41 चीजें और जोड़ी गई होंगी, 42वें नंबर पे इसको जोड़ा गया होगा अमेंडमेंट करके। ईयर था ये, और इस चीज को हम बोलते हैं, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये वाला पार्ट है हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? इस अमेंडमेंट को बोलते हैं। इस अमेंडमेंट का नाम है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका छोटा सा हिस्सा क्या है, वो ये है 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट जो है वो किस केस से आया था? हम लॉ की कर रहे हैं, जो लॉ वाले बच्चे खासतौर से बीए वाले भी ध्यान दें कि ये जो केस था इसका नाम था केशव नंदा भारती केस। ये एक लैंडमार्क केस है, इंडिया का लैंडमार्क, मतलब जिसका जजेस आज भी एग्जाम्पल देते हैं कोर्ट के अंदर बैठ करके। ये केस था 1973 का। ठीक है, 1973 का केस था। इस केस से ये अमेंडमेंट आया था, यानी इस केस के फैसले के बाद ये वाली चीज की गई थी। तो ये आते आते इस केस का फैसला आते आते लग गए थे 3 साल, 3 इयर्स लग गए थे, साल बाद ये अमेंडमेंट आया। क्लियर है वाला पॉइंट? ठीक है, यानी इस केस से हुआ क्या? तो एक बात तो ये हुई, इस केस से ये वाली चीज आई, 42nd अमेंडमेंट आया। ठीक है, और इस जब ये चीज आई तो इसका एक और नाम रखा गया, नेम रखा गया। इसका नाम क्या रखा गया? अनदर नेम, वो था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये सवाल आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, एग्जाम में आता है कि किस अमेंडमेंट को, क्वेश्चन ऐसे आता है कि विच अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम किसको बोलते हैं? इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन आता है, ऑप्शन 4 होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपका आंसर क्या होगा? मैं सीधे आंसर लिख रहा हूं, आंसर होगा 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, ये आपका आंसर हो एग्जाम में, ये वाला टिक लगा देना है। दूसरा सवाल इसी में क्या आता है, किस साल में ये आया? तो साल में अगेन अगर इसका दूसरा क्वेश्चन आता है कि विच ईयर केम। ठीक है, पेन ओपन है, क्या रहा है, धीरे धीरे हैंग कर रहा है सब। कल भी हैंग कर, चलो लिख लो चाहे तो। इन विच ईयर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इन विच ईयर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन केम। ठीक है, ऑप्शंस लिख लो, 2 ऑप्शन लिख लो सिर्फ, एग्जाम में 4 रहेंगे। ऑप्शन एक है 1973 और ऑप्शन दूसरा है 1976। क्या आंसर होगा? 1976 आंसर होगा। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन नोट करो कि केशव नंदा भारती केस केम इन विच ईयर? केशव नंदा भारती केस केम इन विच ईयर? केशव नंदा भारती केस केम इन विच ईयर? कौन सा ईयर था केशव नंदा भारती केस का? 1973। चलो रीस्टार्ट हो गया, ये अच्छी बात है, ये हैंग हो गया था। ओके, उसके बाद क्या कह रहे हैं जब तक ये ऑन हो रहा है? देखिए केशव नंदा भारती केस को देखिएगा, जो लाइन लिखी हुई है, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड constituent power of parliament does not allow it to change the basic structure of the features of the constitution। तो क्या कह रहे हैं बेटा यहां पे? तो केशव नंदा भारती केस में ये बोला गया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? मैं बता चुका हूं कई बार, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, याद है आपको बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? कल भी बताया था, उससे पहले भी बताया था आपकी क्लास में। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब है जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, ओरिजिनल ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें जो भी लॉज दिए हुए हैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज जो भी गिवन है, ठीक है, वो चेंज नहीं होंगे, वो चेंज कभी नहीं किए जा सकते। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था 1950 में, आप उसमें कोई भी अमेंडमेंट
अमेंडमेंट नहीं कर सकते। अमेंडमेंट मतलब ये होता है चेंज, अमेंडमेंट नहीं कर सकते। यानी 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था उसमें जो जो चीजें लिख दी गई आप उसमें कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आप उसमें कुछ चीजें ऐड कर सकते हो लेकिन उसे बदल नहीं सकते पूरी तरह, यानी एक्चुअल मीनिंग उसकी चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप कुछ ऐड भी कर रहे हो तो उसकी मीनिंग पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे इक्वलिटी सबको मिलेगी, ठीक है, अब इक्वलिटी आप हटा तो सकते नहीं क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बोला कि सब बराबर है। ठीक है, उसमें आप कुछ चीज ऐड करोगे तो कैसे इक्वलिटी मिलेगी सबको, खाने के लिए, पीने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, तो इससे इक्वलिटी पे कोई फर्क पड़ा? इक्वलिटी बात तो वैसी रही ना, बस आपने आगे कुछ थोड़ा सा बता दिया कि इक्वलिटी आप कपड़े में दे सकते हो, इक्वलिटी आप जॉब में दे सकते हो, इक्वलिटी आप एजुकेशन में दे सकते हो। ये चीज आप बोलते हो ना कि लड़का लड़की सब पढ़ेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, सब इक्वल है। ठीक है, तो ओरिजिनल चीज चेंज नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद जो चीज बाद में ऐड की गई, तो ये मान लो कि जो 1950 में जो चीज लिखी गई थी, जो चीज लिखी उसे आप क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हाँ उसमें आप कुछ चीज ऐड जरूर कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ऐड भी कैसे करोगे कि उसकी मीनिंग चेंज ना हो, मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मीनिंग चेंज नहीं होनी, जैसे मैंने आपको बताया इक्वलिटी, तो इक्वलिटी मतलब ये होता है बराबर है। अब इक्वलिटी में चार चीज आप बढ़ा दो, इक्वलिटी किस चीज की, तो उससे इक्वलिटी पे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, इक्वलिटी तो इक्वलिटी रही। तो इस तरीके से आप चेंज, तो केशव नंदा भारती ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर आप चेंज नहीं कर सकते। यही वाली लाइन आपके एमसीक्यू कैसे आएगा, एमसीक्यू ये आएगा, देखो एमसीक्यू आएगा कि विच केस, अगर इस पे आया तो ये आएगा विच केस टोल्ड अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर रूल। ठीक है, किस केस में हमें बेसिक स्ट्रक्चर रूल के बारे में बताया, आंसर क्या होगा, ऑप्शन कोई भी दे रखा हो आपका आंसर क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर जहां लिखा हो वहां पे आपका आंसर क्या होगा, केशवानंदा भारती। बस बात खत्म, इतनी सी बात है। ठीक है, अब की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं, जो अगली हेडिंग है हमारी शीट पे। क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कैसा है बेटा, लेंथीएस्ट है, यानी हाँ ये लिख लें तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला वाला पॉइंट देखिएगा, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम पढ़ रहे हैं, देखो हेडिंग क्या है, की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर्स मतलब होता है खासियत। फीचर्स मतलब होता है खासियत। ठीक है, हम यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या खूबियां हैं, खासियत हैं। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो लेंथीएस्ट है। लेंथीएस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, और कैसा है, रिटन है, लिखा हुआ है। ठीक है, दुनिया में सब जगह कॉन्स्टिट्यूशन है, हर कंट्री के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, मोस्टली। ठीक है, उसमें से जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके पास है, इंडिया। बड़ा मतलब साइज में भी बड़ा, चीजें भी सारे लिखी गई हैं उसमें, काफी मोटी किताबें, वो वाली बात हो रही है। सबसे बड़ा कौन सा, अगर एग्जाम में आता है कि सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है, इंडिया का, चाइना का, जापान का, या कहाँ का, तो इंडिया आंसर होगा। ठीक है, दूसरी चीज, द इंडियन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल, इसी को बता रहा है कि इंडिया के जो जितने भी फीचर्स हैं वो लेंथीएस्ट है, रिटन फॉर्म में है, पूरा का पूरा लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई चीज आपको बोलनी पड़ती है। इसमें प्रियम्बल है, कल भी बताया था, प्रियम्बल से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, स्टार्ट यहीं से होता है हमारा, START स्टार्ट, और आर्टिकल 470 है और 12 शेड्यूल दे रखे हैं, यानी टोटल कानून कितने इसके अंदर अब 470, और टोटल शेड्यूल कितने हैं, शेड्यूल हम आज पढ़ेंगे एंड में, लास्ट वाले पेज पे है। अब 12 शेड्यूल, और हर एक शेड्यूल कुछ ना कुछ बात करता है, कितनी बात करता है। अर्लियर कितने थे, हाँ आप बताना बेटा, अर्लियर जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे पास कितने आर्टिकल थे, 395 थे, 395 थे हमारा बना तो अभी कितने, अभी क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है, 2025 में ये है 470 हो गया है 395 से, और शेड्यूल हमारे पास पहले कितने थे, 8 थे, और अभी हमारे पास क्या है, 12 हो गए। ये डिफरेंस है, एग्जाम में अगर आएगा अभी कितने हैं तो अभी वाले में आपका ऑप्शन होगा ये, और अगर पूछता है कि पहले कितने थे तो आपका आंसर होगा ये ऊपर वाला। ठीक है, अब आगे चलते हैं, डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो लीगल जितनी भी चीजें हैं, यानी लॉ को, लॉ का जितनी भी चीजें, जैसे मान लो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट है, ठीक है, और कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, इसके जैसे जो भी हैं एक्सेट्रा, उनका क्या है, उनका क्या है, डोमिनेंस है इंडिया के अंदर, क्या है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा पावर किसके पास है, जो इनके ऑफिसर्स लोग हैं या इनके मैनेजर्स लोग, ऐसे बोल लो एमपीज एमएलए और सब, जो उनका डोमिनेंस। उसके बाद सिंगल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट, और खास एक और खासियत क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक ही सिद्धांत पे, एक ही सिद्धांत पे, सिंगल एक ही सिद्धांत पे वर्क करते हैं, दोनों का मकसद एक ही है। क्या मकसद है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट का,
बिल्कुल ठीक है। क्या मकसद हो सकता है बेटा, आप गेस करो। एक तो सबको जस्टिस दिलाना है ना, गवर्नमेंट का क्या मकसद होता है, सबको इंसाफ मिले, जस्टिस मिले, और जो सबसे मेन है जो आपने नहीं बोला, वेलफेयर, सबकी भलाई करना, ये मकसद होता है गवर्नमेंट का। भाई जो भी गवर्नमेंट आती है कहती है मैं आपका भला करूंगा, आपका भला करूंगी, ठीक है, ये वाली बात होती है। तो वेलफेयर है, जस्टिस है, इसके अलावा कुछ और क्या है, जैसे इक्वलिटी है, सबको बराबर ट्रीट करना, ये सारी चीजें कुछ रूल्स होते हैं। ये क्या है, हमारी खासियत चलनी है। एक्चुअल में जो आपको पढ़ना है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। देखो, ये कुछ आपके सामने इंपॉर्टेंट सोर्सेज लिखे हुए हैं, कौन सी चीज हमने कहाँ से ली। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने लिखा जरूर है, ठीक है, लेकिन उसको हमने दुनिया भर के जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहे हुए थे या दुनिया भर की जो किताबें थी लॉ की, उनमें से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कॉपी किया, ठीक है, कॉपी करा है हमने, ठीक है, और अपने स्टाइल में, इंडिया के स्टाइल में उसे लिख दिया, जो इंडियन स्टाइल होता है, यानी कि हमारे सोसाइटी के हिसाब से उसे लिख दिया। तो हमने एक, हमारा इंडिया आज़ाद होने से पहले एक एक्ट चलता था, यानी 1947 से पहले एक एक्ट चलता था जो ब्रिटिशर चलाते थे, जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कॉन्स्टिट्यूशन का ही पुराना पार्ट समझ लो, ठीक है। उसमें क्या था, उससे हमने क्या क्या चीजें इंडिया में ली, फेडरल स्कीम लिया, तो ये कुछ चैप्टर्स है हमारे, फेडरल स्कीम वाला चैप्टर हमने यहाँ से लिया है, कॉपी किया है। गवर्नर जो होता है ना, स्टेट के अंदर गवर्नर होता है, गवर्नर का जो ऑफिस है वो वाला भी हमने यहीं से लिया। जुडिशरी, यानी लॉ की जो आप पढ़ाई कर रहे हो ये सारी की सारी, ठीक है, ये हमने कहाँ से ली, जुडिशरी वाला, जजेस के बारे में, कि जज कौन बनेगा, कैसे बनेगा, ठीक है, कहाँ बैठेगा, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, वो सारा हमने कहाँ से लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिया है। पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम पीएससी भी बोलते हैं, ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया, पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम होते हैं, सरकारी एग्जाम, उसका कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिया है। इमरजेंसी, इमरजेंसी जानते हो बेटा, इमरजेंसी क्या होता है, इमरजेंसी यानी, हाँ बताओ। मणिपुर में लगी हुई, जैसे जहाँ पे नहीं, प्रेसिडेंट वाली नहीं, इमरजेंसी मतलब होता है जहाँ पे कर्फ्यू जैसा माहौल हो। सिंपल वर्ड में कैसे समझाओगे किसी को, जैसे जैसे कि आप किसी को समझा रहे हो, कि तो आप उसको कैसे समझाओगे, ऐसे थोड़ी बताओगे मणिपुर में जो लगा हुआ है, ठीक है, आपका बिल्कुल ठीक है, आपको और अच्छे से समझाना है, यू आर अ लॉ स्टूडेंट, कल को आप लॉ करने जा रहे हो ना, तो आपको समझाना आना चाहिए, आप कैसे समझाओगे। अब देखो अगेन फंडामेंटल राइट्स, अब उसको नहीं पता फंडामेंटल राइट्स क्या होती है, तो अगेन प्रेसिडेंट रूल, अगेन प्रेसिडेंट रूल वो जानता होगा तब ना बेटा, कोई गांव देहात वाला आदमी है, उसे बोलोगे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, तो उसको तो ऊपर से बाउंस मार जाएगा, क्या प्रेसिडेंट रूल इंग्लिश में बात कर रहा है आदमी, आपको ऐसे बोलना होगा, जहाँ के हालात खराब हो, ठीक है, और वहां पे, और वहां पे बिल्कुल ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखिए इमरजेंसी मतलब वो होता है, क्या वो, देखिए जहाँ पे किसी भी तरीके की वॉर लाइक सिचुएशन हो, जहाँ पे दूसरी देश हम पे हमला कर दे, समझ रहे हो, जहाँ पे दूसरे, जैसे पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी, पाकिस्तान ने हम पे बम गिरा दिया, हमने भी उन पे बम गिरा दिया, तो क्या होगा बेटा, हम बोलेंगे एक कंट्री में क्या होगा भाई, जब बम गिर रहे होंगे तो आप रोड पे थोड़ी घूमोगे, आपको घर में बंद कर दिया जाएगा ना, गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा घरों में रहिए, सेफ्टी आपकी, रोड पे मत घूमिए, ठीक है, तो ये क्या होगी, इमरजेंसी कहलाएगी, ठीक है। दूसरी इमरजेंसी होती है जब आपके देश के लोग गवर्नमेंट को पसंद नहीं कर रहे हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ ही उन्होंने नारा खोल दिया, पूरे देश भर में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट हटाओ, गवर्नमेंट हटाओ, जो भी गवर्नमेंट है हटाओ उसको, तो क्या होगा, ये भी एक तरीके की इमरजेंसी, उसमें क्या होगा, जान मान का खतरा है, एक दूसरे को मार भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, भाई गवर्नमेंट खत्म करो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑर्डर क्या देगी पुलिस को और आर्मी को, कि भैया ऐसा करो, इन लोग को उनके घरों में बंद करो। गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि गवर्नमेंट गिरे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, घरों में लोगों को बंद करवाएगी। तो ऐसी सिचुएशन जब आप घर में बंद हो जाओ फिर से, तो आपको क्या बोला जाएगा, आपके ऊपर लगी हुई इमरजेंसी, ठीक है। तीसरी सिचुएशन, जब दो स्टेट है, पूरी कंट्री पे खतरा नहीं है, यूपी की लड़ाई हो रही है बिहार से, बिहार वालों से, यूपी और बिहार की लड़ाई हो रही है फॉर एग्जांपल सिर्फ, और दिल्ली की कोई मतलब नहीं है उससे, गोवा को कोई मतलब नहीं है, वो लोग नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ यूपी बिहार वाले लड़ रहे हैं, सिर्फ यूपी बिहार में आपने कर्फ्यू जैसा माहौल कर दिया, यूपी बिहार के लोगों को घर से नहीं निकलने दे रहे हो, वहाँ ट्रेन फैसिलिटी बंद कर दी, प्लेन उड़ाना बंद कर दिया आपने, वहाँ पे लोग अपने घर से कहीं दूसरी जगह जा नहीं पा रहे हैं, तो अगेन उस जगह पे क्या होगा, इमरजेंसी होगी। मैं आपको बता रहा हूँ किस कितने तरीके की इमरजेंसी हो सकती है, एक तो दूसरे देश ने हमला किया वो भी इमरजेंसी है, तो आपने खुद अपनी गवर्नमेंट पर हमला किया वो भी इमरजेंसी है, एक स्टेट टू स्टेट लड़ाई होगी वो भी इमरजेंसी है, ठीक है, और एक होता है जो एक और किसी में, वो है फाइनेंशियल, इंडिया में पैसा खत्म हो गया, इंडिया का खजाना क्या है, टैक्स कहलाता है, जो हम लोग टैक्स पे करते हैं वो इंडिया के खजाने में जाता है, इंडिया के गवर्नमेंट के एक जो फंडिंग होती है उसमें जाता है, वही पैसे से रोड बनती है, उसी पैसे से जो हम इन्वेस्ट करते हैं, उसी पैसे से हॉस्पिटल बनते हैं सरकारी, उसी पैसे से सरकारी स्कूल बनते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होंगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी में ये सारी चीजें रोक दी जाएंगी, यानी पैसा ही नहीं है हमारे पास, गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि पैसा खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया तो क्या होगा, अगेन लोग सड़कों पर उतरेंगे खाने के लिए, खाना नहीं है ना, दुकानें बंद है सारी, खाना भुखमरी, तो एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे से छीना छपटी कर रहे हैं, खाना दे दो, खाना दे दो, इस तरह के हालात हो जाएंगे, तो वो भी क्या होगा, इमरजेंसी होगी, ये सारी चीजें इमरजेंसी में आती हैं। अब आइए, और ये कहाँ दे रखा था बेटा, हमने कहाँ से कॉपी किया है, ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कॉपी किया। कहाँ कॉपी किया है, मैं बार बार कह रहा हूँ कॉपी किया है, तो अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं उसमें कॉपी किया है, ठीक है, उसमें कॉपी किया, यानी ऐसे समझो पुराने फोन से नए फोन में डाल दिया कोई चीज उठा करके फोटो, ठीक है, तो हमने पुराना जो कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश के टाइम का था उससे हमने नए वाले कॉन्स्टिट्यूशन, उसका एक नाम था, वो नाम क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखो हर चीज हमने अलग अलग जगह से ली है,
तो कौन सी चीज कहाँ से ली आपको एग्जाम के लिए याद करना होगा, ठीक है, ये आपका काम है याद करना, ठीक है बेटा, समझ रहे हो। अब देखो क्लास में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज, ये वाला पॉइंट आप छोड़ सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन यानी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, पुलिस कैसे काम करेगी, ठीक है, पुलिस के जुड़े हुए लोग कैसे काम करेंगे, ठीक है, उसके बारे में भी हमने कहाँ से कॉपी किया, यहाँ से। अब उसके बाद आता है ब्रिटेन, ब्रिटिश, ब्रिटिश जो लोग थे उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा नहीं, वहां से भी हमने कुछ ना कुछ कॉपी किया। नंबर 2 पे हमने ब्रिटिश से कुछ ना कुछ कॉपी किया, ठीक है। क्या क्या कॉपी किया है, पार्लियामेंट कैसे काम करी, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कैसे काम करी, हसन को जगह बेटा, वो उसकी आंख पे। अच्छा चलो, रूल ऑफ लॉ क्या होता है ये हम पढ़ेंगे आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 13 में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इतना, हाँ, आर्टिकल 14 में पढ़ेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट क्या होती है, गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया में सिटीजनशिप, बेटा आप सिटीजन हो इंडिया की, सिटीजन हो, कैसे, मैं कैसे मान लूं आप सिटीजन हो, आप लोग, मैं क्यों क्यों मानूं, मैं नहीं मानता, मैं मानता हूं तुम लोग चाइनीज दिखते हो, तुम लोग चाइना के हो, हैं, तुम बाई बर्थ हो, कैसे, मैं कैसे मानूं। कल को पुलिस आके पूछती है कि तुम इंडिया के हो, कैसे साबित करोगे, बस मैं पैदा हो गया यहाँ पे, हो गया। हैं? पैदा तो अंग्रेज के बच्चे भी हो जाते हैं इंडिया में, वो लोग घूमने आते हैं, तो क्या क्या मतलब, वो भी इंडियंस हो गए। ओके, आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना पड़ता है, ठीक है। यही वाला चैप्टर जो लोगों को बताता है कि किस तरीके से आप इंडिया के सिटीजन हो गए, कैसे साबित करोगे, मुझसे कोई पूछ ले कल को पकड़ के ऑफिसर के, भैया तुम इंडिया के हो, साबित करो, तो मैं कैसे साबित करूंगा, वो सारी चीज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, आपको पढ़ाऊंगा मैं क्या क्या तरीका होता है साबित करने का। वो हमने कहां से कॉपी किया है, ब्रिटिश से, ठीक है। कैबिनेट सिस्टम, भाई जो मंत्री मंत्री है ना वो कैसे काम करेंगे, वो भी हमने कहां से कॉपी किया है, ब्रिटिश से कॉपी किया है। अगेन पार्लियामेंट में क्या क्या बेनिफिट दिया जाएगा आपको, बेनिफिट क्या क्या मिलेगा, वो भी हमने यहीं से कॉपी किया है। अगेन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट एक ही बात होगी। बाई कैमरलिज्म एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है बाई कैमरलिज्म, तुम लोग थे मेरी क्लास। बाई मतलब होता है, यहाँ पे नोट कर लो, बाई मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, बाई मतलब होता है टू, है ना, सिंगल मतलब होता है वन, बाई मतलब होता है टू, ट्राई मतलब होता है थ्री, तो बाई मतलब यहाँ पे हो गया टू। कैमरलिज्म क्या होता है, कैमरलिज्म गवर्नमेंट होती है, चलो मान लिया, और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। गवर्नमेंट दो हिस्सों में होती है, सेंट्रल और स्टेट, यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि हमेशा गवर्नमेंट मिल के काम करेगी, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, ये बाइकैमरलिज्म, इसको मैं एक्सप्लेन बाद में और करूंगा, ये बाइकैमरलिज्म कहलाता है, यानी दो गवर्नमेंट काम करेगी। इंडिया में एक अकेले गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती, ठीक है। एक चीज होती है रिट्स, समझ रहे हो रिट्स, ये रूल नंबर 32 में दे रखा है, कहाँ दे रखा है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि रिट्स कहाँ दे रखा है, तो रिट्स हमने कॉपी किया है ब्रिटिश से, ब्रिटिश से, और रिट्स वाला क्वेश्चन ईमेल में बड़ा पूछा जाता है, हर साल एक क्वेश्चन रहता है यहाँ रिट्स से, हर साल कुछ भी क्वेश्चन होगा लेकिन रिट्स से जरूर होगा, ठीक है। रिट्स मतलब क्या होता है, अगर आपके बेसिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट छीने जा रहे हैं तो आप कैसे कोर्ट में एप्लीकेशन लिखोगे, उस एप्लीकेशन को बोलते हैं हम रिट। जो वकील लोग लिखते हैं ना एप्लीकेशन, तो ये एप्लीकेशन जो फंडामेंटल बेसिक अधिकार आपके जो दिलाएगी, उस तरह की जो एप्लीकेशन लिखी जाएगी उसे हम बोलते हैं रिट्स। रिट्स में 5 तरह की एप्लीकेशन लिखी जाती है, ठीक है, वो पांचों हम पढ़ेंगे, ठीक है। रिट्स 5 तरीके की, ठीक है, तो चाहो तो ये भी यहाँ पे लिख सकते हो, रूल नंबर 32 में दे रखा है, और इसकी 5 टाइप्स होती है, क्या होती है, कब होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आओ, यूएस से हमने क्या लिया, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी हमने कुछ चीजें कॉपी की, तो जिसकी बात मैं कर रहा था रिट्स की, फंडामेंटल राइट्स के केस में ही रिट्स ली जाती है, तो रिट्स हमने लिया है ब्रिटिश से। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, हमारे बेसिक अधिकार, कि हमें जीने का हक है, हमें बोलने का हक है, हमें खाने पीने का हक है, ये सारे जो अधिकार होते हैं ना हमारे, उसे हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अगेन जुडिशरी के बारे में फिर से लिया गया, ठीक है। इम्पीचमेंट, एक जुडिशरी यहाँ पर भी लिया गया, देखो तो दो जगह लिया गया, बस यहाँ पे क्या, यहाँ जुडिशरी लिया गया और यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी बोल दिया गया। उसके बाद इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट मतलब होता है, नोट कर लो प्लीज, जो इम्पीचमेंट मतलब होता है हटाना, अपने वर्ड में लिख लो, इम्पीचमेंट मतलब होता है रिमूव करना, हटाना, है ना। रिमूव करना कैसे, जबरदस्ती। एक होता है आपने नॉर्मली किसी को हटा दिया, भाई मैंने किसी को अपॉइंट किया, मैंने हटा दिया, ठीक है, मैंने तुम्हें अपनी कोचिंग में जगह दी, मैंने तुम्हें निकाल दिया कोचिंग से, ये तो हो गया सिंपल। एक होता है कि मैंने तुम्हें जबरदस्ती निकाला, तुम लोग निकलना नहीं चाह रहे थे, मैंने धक्के मार के निकाला, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसा होगा नहीं वैसे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे, इम्पीचमेंट, समझ गए, क्लियर है। किसी को जबरदस्ती हटाना उसे बोलते हैं इम्पीचमेंट। तो यहाँ क्या दे रखा है, प्रेसिडेंट को आप हटा नहीं सकते हो, देखो नॉर्मली प्रेसिडेंट इंडिया का सबसे बड़ा आदमी होता है, सबसे बड़ा इन केस ऑफ ऑफिस, ऑफिस में जो सबसे बड़ा बंदा होता है ना ऑफिस में, तो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन भी बोला जाता है। इंडिया का फर्स्ट सिटीजन कौन है, तो फर्स्ट सिटीजन बोला जाता है प्रेसिडेंट को। ये सवाल कौन बनेगा करोड़पति पे 50 लाख का आया था, 50 लाख का, समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि हु इज नोन एज फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन इज प्रेसिडेंट, और वो आंसर नहीं दे पाया था, क्विट कर गया था लड़का जो था, ठीक है, उसको नहीं पता था, लेकिन आपको पता है, कल को आप केबीसी जाओगे तो आप ये जीत करके आओगे, है ना, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते वैसे, लेकिन आप जीत जाओगे, ठीक है। हो सकता है कोई दूसरा सवाल पूछ ले, ये वाला पूछ ले आपसे वहां पे केबीसी में, हो सकता है। जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, कोई भी कानून जो गलत है,
बन गया, लेकिन बन गया, उसको फिर से चेक करते हैं ना कि भाई ये सही है या गलत है, चेक किया जाता है। कौन चेक कर सकता है? कोई कानून बना है तो चेक कौन करता है बेटा? गेस करो, गेस करो। अगर कोई कानून बना है तो उसको चेक कौन कर सकता है? चेक करने की पावर किसके पास होगी? चेक करने की पावर होती है जज के पास, जुडिशरी के, कोर्ट्स के पास। एक्चुअल में आंसर होगा आपका सर कोर्ट्स। कोई भी कानून, अगर कानून बनाता है पार्लियामेंट, याद रखना, कानून बनाता है पार्लियामेंट। तुम्हारा आंसर गलत था, ठीक है? कानून बनाता है पार्लियामेंट, और कानून गलत हो तो चेक करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कोर्ट। कोर्ट भी ऐसी वैसी नहीं, सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा, बड़ा वाला जो कोर्ट है, मेन जो कोर्ट है, ठीक है? तो जुडिशियल रिव्यू कहाँ जाएगा? अगर किसी चीज का होगा तो वो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ठीक है? यानी मैं अलीगढ़ में चाहूँ जुडिशियल रिव्यू कराना तो मैं नहीं करा सकता, मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, और हाई कोर्ट एक ऑर्डर लिख के देगा मुझे, तो मैं सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर लेके जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करूंगा, भैया ये कानून गलत बना है, इसको जरा सा देखिए, ठीक है? ये वाली चीज। उसके बाद क्या है? अच्छा, कोर्ट चेक करेगी, अगर कानून गलत होगा तो फिर इसको हटा भी देगी, सही होगा तो फिर इसको कंटिन्यू कर देगी, कोर्ट फैसला देगी उसका। ये सब हमने कहाँ से लिया? अच्छा, ये सवाल भी बहुत आता है एमयू में कि जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से बोरो किया। क्या लिखता है एग्जाम में, क्वेश्चन में लिखता है बोरो। बोरो कहाँ से किया हमने? बोरो मतलब होता है हमने लिया कहाँ से, ठीक है? तो हमने यूएस से लिया। उसके बाद देखो, जब हम बात कर ही रहे कोर्ट्स की, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं ना, जज जज जो होते हैं, उनको रिमूव हम कैसे करते हैं? उनको रिमूव हम कैसे करते हैं, क्या तरीका होता है, वो सब हमने कहाँ से कॉपी किया? यूएस से, ठीक है? उसके अलावा जुडिशरी क्या होती है वो हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, ठीक है? जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, वो भी हमने यूएस से लिया, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का तरीका भी क्या होगा, वो भी हमने कहाँ से कॉपी किया? यूएस से। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट के बारे में बात हुई रही तो वाइस प्रेसिडेंट को कैसे छोड़ दोगे? तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात कहाँ से की जाती है? यूएस में की जाती है। अगर एमसीक्यू आता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हमने कहाँ से बोरो किया है, तो आपका आंसर होगा, कंट्री का नाम लिखा होगा कुछ भी, आपका आंसर होगा यूएस में, ठीक है? वहाँ ब्रिटेन मत लगा के आ जाना, आंसर गलत हो जाए। मैंने पढ़ा है, आप गलत लगा के आ जाओ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब आओ, सवाल इसमें से एक ही रहेगा, लेकिन आपको पढ़ना तो सभी पड़ेगा। मान लो ये वाला पूछ दिया कि फंडामेंटल राइट, तो यहाँ पर भी दे रखा है, तो इसमें और इसमें फंडामेंटल राइट में क्या फर्क है? यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल राइट है, और यहाँ पे क्या है? फंडामेंटल राइट किन कंडीशंस में रोक दी जाएंगी। यहाँ पे क्या कह रहा है? फंडामेंटल राइट्स कैसे दी जाएंगी। यहाँ पे बोल रहा है कि कब रोक दी जाएंगी, तो यहाँ पे रोकने वाला तरीका दिया हुआ है, यहाँ पे लगाने वाला तरीका, ये डिफरेंस। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पढ़ लेना कि सस्पेंशन पूछ रहा है या फिर नॉर्मल लिखा हुआ है। अगर नॉर्मल लिखा है तो यूएस आंसर होगा, और अगर सस्पेंशन पूछ रहा होगा तो ये एक जगह है, एक कंट्री है, वाइमर के नाम से जानी जाती है, जो कि कहाँ है? जर्मनी में है। कहाँ पर है? जर्मनी में है। तो बेसिकली जर्मनी से हमने फंडामेंटल राइट रोकने का तरीका कॉपी किया, ठीक है? ये वाला पॉइंट हो गया। वापस आओ, आयरलैंड पे आओ। इरिश मतलब होता है आयरलैंड। आयरलैंड एक जगह है दुनिया में, ठीक है? आयरलैंड से हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे कहलाता है, वहां से हमने लिया डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो, पहले जो चैप्टर हम पढ़ते हैं वो है इंडिया क्या है, इंडिया का दूसरा नाम क्या है, तो इंडिया का दूसरा नाम है भारत। ये हम पहले कॉन्स्टिट्यूशन के पहले चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है? दूसरा चैप्टर जो हम पढ़ेंगे इन सब के बाद, वो क्या है? सिटीजन क्या होता है, जो मैंने आपको बताया सिटीजन क्या होता है, सिटीजन कौन होते हैं और सिटीजनशिप क्या होती है, हम दूसरे चैप्टर में। तीसरा चैप्टर हम पढ़ते हैं वो है फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, और चौथा चैप्टर हम जो पढ़ते हैं वो होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होती है। तो मैं आपको बेसिक चीज बता दूं, इंडिया का ऑफिशियल नेम क्या है बेटा? कोई दूसरा नाम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो एक नाम बताया वही एक नाम है, वो है भारत, ठीक है? इसके बारे में, यानी पहले आप इंडिया बसाओ, ठीक है? पहले आप नहीं, पहले चैप्टर में आप इंडिया को बसाओ, दूसरे चैप्टर में उसमें लोगों को बसाओ। इंडिया है तो उसमें लोग भी तो होंगे। इस तरीके से चैप्टर बनाए गए ताकि आप एग्जाम में भी याद रखो। एग्जाम में आ जाता है ना कि दूसरा चैप्टर क्या है, याद कैसे करोगे? ऐसे याद करो। पहले हमें सर ने बताया था कि इंडिया को बताओ, इंडिया के अंदर फिर लोगों को बसाओ, वो हो गया सिटीजनशिप। फिर लोग हैं तो लोगों को कुछ राइट्स दो, उनको कुछ हक दो, उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। और जब लोगों को हक दे दिया ना आपने, तो फिर गवर्नमेंट को भी कुछ हक चाहिए। गवर्नमेंट कह रही मुझे भी तो हक दो, तो गवर्नमेंट को जो हक आप देते हो उसे हम बोलते हैं डीपीएसपी। पार्ट्स एंड शेड्यूल्स में क्या डिफरेंस है? तो पार्ट्स आर बेसिकली एलोबरेटिव फॉर्म। पार्ट्स में एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं सब चीजों के, और शेड्यूल्स में सिर्फ ये दे रखा है कि किस चीज में क्या कंटेंट होना चाहिए, और उसके हिसाब से आप पार्ट्स क्रिएट करें, ठीक है? शेड्यूल्स आर जस्ट एन मिरर ऑफ पार्ट्स, ऐसा समझ लो, ठीक है? नहीं, इंडेक्स तो नहीं, इंडेक्स तो प्रीएम्बल है, तो मिरर आप बोल सकते हो, थोड़ा सा आईना दिखाता है। इंडेक्स इंट्रोडक्शन एक ही चीज होती है, प्रीएम्बल ही इंट्रोडक्शन भी, प्रीएम्बल इंडेक्स में, मैं जो बोल रहा हूँ वही वर्ड यूज करो। शेड्यूल्स आर लाइक मिरर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। दोनों डिफरेंट चीजें। शेड्यूल एक अलग चीज होती है। शेड्यूल में होता है कि कोई भी, जैसे एससी एसटी को कोई राइट देनी है, तो शेड्यूल में आप पहले जाइए, वहां पे राइट दीजिए, देन आप चैप्टर में जाइए, यानी पार्ट में देखिए एससी एसटी कहाँ दे रखा है, वहां पे भी फिर वही राइट। यानी कोई भी चीज आप इंटर करोगे तो पहले शेड्यूल में इंटर करोगे, देन उसी चीज को आप समझाओगे तो जाके पार्ट्स में समझ, ये वाली चीज होती है। क्लियर है? यानी खाली मुझे डेटा भरना है ना, 1 2 3 4, तो मैं कहाँ भरूंगा? शेड्यूल में। अब 1 2 3 4 में मैंने क्या क्या दिया है, वन पे क्या रखा है, 2 पे, वो कहाँ समझाऊंगा मैं? पार्ट्स में जाकर, पार्ट्स में समझाने वाला काम। तो डीपीएस पे हमने लिया इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होगा, वो हमने कहां से लिया? आयरलैंड से लिया। प्रेसिडेंट कैसे नॉमिनेट होगा, ठीक है? कहां पे? राज्यसभा। पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, तो यहां पे हमने लिया राज्यसभा। फोर्थ
वाले में हमने राज्यसभा लिया, आयरलैंड से हमने लिया, ठीक है। इसमें हमने तीन ही चीज ली है, टीपीएसपी, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और साथ में राज्यसभा के, तीन चीजें यहाँ से ली। कनाडा, कनाडा से भी हमने कुछ चीजें ली, कनाडा से भी हमने कुछ चीजें ली। क्या क्या लिया? फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो यहाँ से हमने लिया फेडरेशन, ठीक है। और रेसिड्यूरी पावर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स, अपॉइंटमेंट लिया किसका? गवर्नर्स का। हमने ऊपर क्या लिया था? गवर्नर एक जगह और लिया था, देखो कहाँ लिया था गवर्नर, फर्स्ट वाले में ये रहा। गवर्नर का ऑफिस कैसे काम करेगा वो लिया था। यहाँ हम पढ़ रहे थे गवर्नर अपॉइंट कैसे होगा, दोनों जगह गवर्नर है, दोनों में फर्क है। अगर एग्जाम में आता है अपॉइंटमेंट कहाँ होता है गवर्नर का, तो वो होता है कनाडा में, कनाडा के प्रोसीजर से। और उसका ऑफिस का प्रोसीजर क्या होता है गवर्नर के, वो होता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाली चीजें, लेकिन है, दे रखी है ऐसी। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना रहे थे वो एक जगह से भी ले सकते थे, मेरा ये कहना है। वो 50 जगह से लेने की क्या जरूरत थी? 2 जगह से ले लेते, 3 जगह से ले लेते। दुनिया के कंट्री में जहां से जो अच्छा लगा उन्होंने वो कॉपी कर लिया। ये चीज उन्होंने करके तो चले गए, आप लोग का काम बढ़ा दिया याद करने का। अब याद करते हो, एग्जाम में आता रहेगा, ठीक है। तो अब जिसकी मेमोरी पावर अच्छी है उसको याद करेगा, ठीक है। अब देखो ये कुछ चीजें ना जो मुझे भी याद नहीं रहती हैं, जैसे मैं ऐसे नॉर्मली पढ़ रहा हूँ तो मुझे भी याद नहीं आएंगी जल्दी, ये है बड़े कंफ्यूजिंग है। इसका तरीका ये कि आप बार बार रिवाइज करो, एक ही तरीका होता है पढ़ के यहाँ से जो, या तो ग्रुप स्टडी किसी को पकड़ लो, माँ अब्बा भाई बहन बैठ के समझाओगे, आज सर ने ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा, समझाओगे ना तो आपको भी समझ में आ जाएगा। आप गलत बोलोगे खुद ही रुक जाओगे, फिर फौरन करेक्ट करोगे देख करके, आपको वो चीज़ याद रह जाएगी एग्जाम तक, कहीं नहीं जाने वाली दिमाग से, ठीक है। फिर आप ना समझाते रहोगे ना 2-3 लोगों को पकड़ पकड़ करके, तो जो मिस्टेक हो रही है अगली बार में वो आप सही कर दो। ये तरीका होता है, इसलिए ग्रुप स्टडी इज द बेस्ट स्टडी फ्रेंड्स के टाइम, ठीक है। अब आओ, इसमें 2 ही चीजें हैं, और उसके अलावा एडवाइजरी बात सुप्रीम कोर्ट जो करता है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की जो बात करता है सुप्रीम कोर्ट, वो दे रखा है। अगेन देखो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर भी दे रखा है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का रिमूवल दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, डिफरेंस है, ठीक है। अब आइए, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया? ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया कंकरेंट लिस्ट। हमारे इंडिया में 3 तरह की लिस्ट है, देखो आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं, उसके अलावा हमारे पास लिस्ट भी है, ठीक है। लिस्ट में नॉर्मली नहीं पढ़ाता हूँ, लिस्ट 3 थी और लिस्ट आज भी 3 ही है। 3 लिस्ट कौन सी है? एक तो है कंकरेंट, यहीं पे नोट कर लो। 2 लिस्ट और कौन सी है? एक तो ये हो गई, एक है आपकी, बताइए, एक कंकरेंट है, 2 लिस्ट और बताइए जो मेरी क्लास में मौजूद है पहले से। है? नहीं, 1-2 वर्ड नहीं बताऊँ मैं, बता, तुम लोग पढ़े हो, तुमसे तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अरे हटो, तुमसे की बात कर, मैं ये बताऊंगा भी नहीं, तुम्हारा होमवर्क है, पढ़ के आओ। तुम लोग पढ़े हो, आप भी देखना जरा से जाके, अभी नहीं, अभी गूगल मेरे सामने मत करने लगना। हाँ बस, ये देख कर आना, नहीं तो जब ये चैप्टर आएगा तब तो मैं पढ़ाऊंगा ही, लेकिन आप लोग अपने से लेबर करो थोड़ा सा। कौन सी, मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई कंकरेंट लिस्ट के अलावा 2 और कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है। और कौन सी 2 टाइप्स हैं, चलो थोड़ा सा होमवर्क भी देता हूँ मैं, छोटा सा होमवर्क है बहुत, ठीक है। उसके बाद कंकरेंट लिस्ट हमने यहाँ से ली, ठीक है, यानी बाकी दोनों लिस्ट हमने यहाँ से नहीं ली है बेटा, ठीक है। उसके बाद आइए ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग क्या होता है जरा समझ लेना। ज्वाइंट सिटिंग किसकी? पार्लियामेंट की। तो पार्लियामेंट फिर भी हम पहले भी लिया हमने, यहाँ पर भी लिया है। पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग सिर्फ यहाँ पर ली, एक चीज, पार्लियामेंट के कुछ हिस्से हमने कहीं और लिए, कुछ हिस्से हमने यहाँ पे लिए। तो ज्वाइंट सिटिंग, इसमें क्या आएगा? ज्वाइंट सिटिंग, सिर्फ एक सवाल आएगा, ज्वाइंट सिटिंग हमने कहाँ से कॉपी किया? अगर सिर्फ ज्वाइंट सिटिंग है तो समझ लेना पार्लियामेंट वाला पॉइंट पूछा है। ज्वाइंट सिटिंग मतलब होता है जब लोकसभा और राज्यसभा एक साथ एक जगह पर आकर के कोई फैसला देते हैं। देखो लोकसभा अलग बना हुआ है, राज्यसभा अलग बना हुआ है, दोनों अपने अपने फैसले अलग देते हैं, उनके काम भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। लोकसभा का काम होता है कि लोगों के जो भी मसले हैं, जो चीजें हैं वो सुलझाना, और राज्यसभा का काम होता है कि गवर्नमेंट के जो मसले हैं बड़े लेवल पे वो सुलझाना नॉर्मली, ठीक है। तो लोकसभा राज्यसभा जब एक मुद्दे पे बहस कर रहे होते हैं ना, एक टाइम पे एक जगह आते हैं, सब एक जगह आके मिलते हैं, मीटिंग जब होती है दोनों की, उसे हम क्या बोलते हैं? ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट मिल गए, लोकसभा राज्यसभा मिल गए तो हम उसे बोलेंगे ज्वाइंट। हाँ देख लिया, ठीक है, इन्होंने बता दिया। कंकरेंट लिस्ट के अलावा है यूनियन लिस्ट, यूनियन, और दूसरी है स्टेट लिस्ट। चलो अब इतना बता दिया है तो अब तो कॉपी में खोलने नहीं दूंगा। अब बताओ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में डिफरेंस क्या है? चलो 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 मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यूनियन जानते हो बेटा, यूनियन मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी उनके काम यहाँ बता रखे हैं, कौन कौन से काम करेंगे। जैसे आर्मी, आर्मी को मेंटेन करने का काम किसका है? नहीं, कहाँ दे रखा है कि आर्मी कैसे काम करेगी, वो सारा दे रखा है, यूनियन सेंटर के अंदर आती है। आर्मी किसके अंदर आती है? डायरेक्ट सेंटर के कंट्रोल में आती है। तो आर्मी से क्या क्या काम करवाना है वो कौन बताएगा? यूनियन लिस्ट के अंदर लिस्ट दी हुई है सारी, ठीक है। अब मान लो इमरजेंसी लगी इंडिया में, क्या लगी? इमरजेंसी, ठीक है, वो कहाँ दे रखा है? वो भी आपका दे रखा है, यूनियन सेंटर का मैटर है इमरजेंसी, ठीक है। अब और स्टेट, स्टेट में क्या आता है? यहाँ आर्मी आ गई तो स्टेट में आएगा पुलिस। पुलिस कैसे काम करेगी? वो स्टेट अपना अपना, हर स्टेट अपनी अपनी पुलिस को मेंटेन करेगी। आर्मी किसी स्टेट की नहीं होती, आर्मी पूरी कंट्री की होती है, ये डिफरेंस समझना। तो कहाँ आता है? यूनियन में आता है। और पुलिस हर स्टेट की अलग अलग होती है,
वो पूरे कंट्री की नहीं होती है, तो वो कहाँ आती है? स्टेट लिस्ट में। और कंकरेंट क्या हुआ फिर? कंकरेंट, हाँ बिल्कुल ठीक है, कंकरेंट जहाँ पे सेंटर और स्टेट मिल के काम करेगी, यानी जहाँ पे आर्मी पुलिस मिल के काम करेगी, वहां पे हम क्या बोलेंगे? अलग अलग काम नहीं करेगी, जहां मिल के काम करेगी उसको हम क्या बोलेंगे? कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट मतलब होता है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक साथ आ जाए काम करने। ठीक है, डिफरेंस बेटा आज कुछ ज्यादा हो गया या चल रहा है? तो नोट क्यों नहीं कर रही हो? नोट कर लो फोन फटाफट ताकि भूलो नहीं। कंकरेंट लिस्ट में इतना लिख लो बस कि यूनियन प्लस स्टेट, ऐसे लिख लो, यूनियन प्लस स्टेट। ठीक है, ये क्या होता है? कंकरेंट। क्लियर हो गया? अब आ जाइए, वायमर हो गया, अब आठवां, इसमें टोटल 12 होंगे। एक जगह और है आपकी यूएसएसआर। आर मतलब इतना समझ लो, यहाँ पे कहने का मतलब इनका है रशिया। नोट कर लो। ठीक है, हाँ मतलब इसका मतलब ही वही हो गया, रशिया। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडियल। देखो इसमें क्या दे रखा है बेटा? फंडामेंटल ड्यूटीज दे, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये सवाल बहुत आता है। अब जैसे आपने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी कहाँ दे रखी थी? डीपीएसपी किस कंट्री से हमने लिया था? आयरलैंड से। फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिया था? फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिया था? यूएस से। तो देखो चैप्टर पार्ट नंबर 3 ये था, पार्ट नंबर 4 ये था, पार्ट नंबर 4A, पार्ट नंबर यानी जो एक नया चैप्टर है 4A, यानी इसके बाद बीपीएसपी के बाद हमने क्या किया? पहले इंडिया को बसाओ, इंडिया में लोगों को बसाओ, 2 पार्ट। तीसरे में क्या करोगे आप? हाँ, इंडिया के लोगों को अधिकार दोगे, वो दूसरे पार्ट में। के बाद तीसरे में, सॉरी, पहले में लोगों को बसाओ, दूसरे में लोगों को सिटीजनशिप, उनको नागरिकता दो, तीसरे में आप उनको अधिकार दो, लोगों को फंडामेंटल राइट्स होगी, चौथे में आप क्या करोगे? गवर्नमेंट को अधिकार दोगे, होगी डीपीएसपी। चौथे ए है फिर बीच में। ए जब भी मैं यूज करूं, ए मतलब है अमेंडमेंट। ए मतलब है यानी ये चैप्टर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बाद में ऐड किया गया है। ए मतलब मैंने अगर ए लिखा है दैट मीन्स क्या हो गया? एक नई चीज है, ये नया चैप्टर है बीच में, जो बी आर अम्बेडकर ने नहीं बनाया, बाद में किसी ने बनाया होगा। ठीक है, तो 4A में हमने क्या ऐड किया? लोगों के कुछ उनको चीजें याद दिलाई कि भाई आपके राइट्स के अलावा भी आपकी कुछ ड्यूटी बनती है। जैसे सबसे मिलजुल के रहो, अपने झंडे की इज्जत करो। ठीक है, अगर आपकी आर्मी कमजोर पड़ रही है, कहीं जंग लड़ रही है, तो आप उनका सपोर्ट करो। आपके घर में जो भी हथियार आप लेके निकल जाओ, जैसे छुरी, चाकू, पेन, पेंसिल, जो भी है लेके निकल जाओ लड़ने के लिए। अपने फ्रीडम फाइटर्स को याद करो, अपने एनवायरमेंट को क्लीन रखो। ये राइट्स नहीं है, ये क्या है? आपकी ड्यूटीज हैं, ये आपको खुद से करना चाहिए। इस पे मोदी जी वो चलाते भी हैं, एक इवेंट चलाते हैं, क्या है वो? स्वच्छ भारत अभियान। वो क्या होता है? पूरे देश को एक दिन एक तारीख निकाल के कहते हैं पूरे देश में क्लीनिंग होती है। ठीक है, और ऑफिस में खासतौर से क्लीनिंग की जाती है गवर्नमेंट के। ठीक है, जो भी गंदगी, तो वो क्या है? वो सारी चीजें क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज, ये बता रहे। ठीक है, अब आ गया। इसके अलावा जस्टिस के बारे में यहाँ पे दे रखा है, और जस्टिस के अलावा प्रियम्बल के जो जस्टिस हैं उनके बारे में भी दे रखा है। तो प्रियम्बल के बारे में कहाँ दे रखा है? अगर एग्जाम में आता है तो प्रियम्बल के बारे में यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, और उन्होंने वहां से बोला। अब आगे के 3 देखिए, 3 और हैं। हमने फ्रांस से भी कुछ लिया। ठीक है, हमने किसी भी अच्छी कंट्री को नहीं छोड़ा, हमने रशिया भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, फ्रांस भी लिया, साउथ अफ्रीका भी लिया, और जापान भी लिया। ठीक है, फ्रांस से हमने लिया है रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी। देखो अगेन प्रियम्बल इसमें भी लिया है हमने, प्रियम्बल ऊपर वाले में भी लिया था। वहां हमने लिया था प्रियम्बल में, वहां हमने सिर्फ एक चीज ली थी प्रियम्बल की, क्या ली थी? जस्टिस। उसके अलावा जितनी भी चीजें प्रियम्बल की वो हमने यहाँ ली, क्या क्या लिया? लिबर्टी, इक्वलिटी और फेयर एटर्निटी। ये जो 3 चीजें प्रियम्बल की हमने कहाँ ली हैं? फ्रांस से ली हैं। और जस्टिस हमने कहां से लिया है? पिछला वाला क्या था? रशिया। रशिया से हमने प्रियम्बल का जस्टिस वाला पार्ट। ठीक है, क्लियर है? अब साउथ अफ्रीका से हमने क्या किया है? प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें से हमने लिया प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट लिया है। की बात मैं इतनी देर से कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट वाली चीज ली है। और साथ में इलेक्शन लिया है राज्यसभा, राज्यसभा में कैसे इलेक्शन होगा वो वाला प्रोसेस। ठीक है, 2 चीजें ली हैं बस इसमें। इसमें तो हमने एक ही चीज ली है प्रियम्बल, प्रियम्बल में 3 चीजें ली हैं। ठीक है, जापान से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, और इसके आगे लिख लीजिए राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 हमने यहां से लिया, राइट टू लाइफ। ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 हमने यहां से लिया है। देखो इसको याद करने का तरीका, जापान से का जे ले लो, जैसे जापान का आता है तो जापान के जैसे याद कर लो, जान लिख लो। क्या लिखोगे? जान लिख लो। बेटा वो वाली जान मत लिखना, ये जान जिंदगी वाली है। ठीक है, नहीं जिंदगी वाली तुम लोग एग्जाम में बस याद रखो। जापानी से जान हो गया, जान मतलब होता है लाइफ, जान हिंदी में और इंग्लिश में लाइफ। ठीक है, जिंदगी। तो अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो ऐसे करें, सर ने जापान का जे बताया, जे से जान होता है, जान से लाइफ, यानी कि इसके अंदर एक चीज दी हुई, क्या दे रखा है? लाइफ के बारे में, जिंदगी के बारे में। ठीक है, ये हो गया तरीका याद करने। अब आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है कुछ फीचर्स, मतलब जो सॉरी बोरोइंग्स कंप्लीट होती है, एक टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अगले टॉपिक पे थोड़ा सा फोकस करिए। यहाँ तक क्लियर है? कल याद करके आओ, पूछते हैं, हो जाएगा? कल छुट्टी सबकी है ना, मास बंक, कोई नहीं आ रहा है कल क्लास, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्राई करो। टाइमिंग इंग्लिश की चेंज हो रही है बस, क्योंकि इंग्लिश की मैम जो है हमारी, उनकी शादी है, तो वो शादी के इंतजाम में लगी हो, तो टाइम उनका फ्लेक्चुएट, बाकी टाइम सब सेम चल रहा है अगर आप देखो। ठीक, अब इंग्लिश की मैम टाइम चेंज कर रही हो तो मेरे से बदल रही हूँ,
ठीक है, तो मुझे उनकी जगह फिर लेना पड़ रहा है, समझ रहे हो। इंग्लिश की टाइम जब भी होगा, एक दिन पहले मैं अपडेट कर ही दे रहा हूँ, मैं कर दिया, बाकी टाइम 10 बजे से ही शुरू होगा, ठीक है डेली। लेकिन एक दिन ट्यूसडे में सिर्फ 9 बजे से इंग्लिश वाली मैम की, कल ट्यूसडे में हुई थी 9 बजे से क्लास, ट्यूसडे में 9 बजे से इंग्लिश वाली मैम का टाइम अपडेट किया करूँगा मैं। रीजनिंग की क्लास 2 ही बजे से होगी जो हो रही है, उससे पहले वाली जो क्लास है उनमें थोड़ा सा ऊपर नीचे इंग्लिश की वजह से हुआ। क्लास रोज 4 ही चलेंगी आपकी, ठीक है। 5 करंट अफेयर्स चली, तो कल हिस्ट्री होगी, कल अजमल सर हिस्ट्री पढ़ाएंगे आप, ठीक है। और परसों पढ़ाएंगे ज्योग्राफी। तो आप लोग को नहीं पढ़ाएंगे वो, क्योंकि आपके हैं असस्सर। नहीं नहीं नहीं, आपको पैसे देने होंगे इस बैच के फिर, ठीक है। हिस्ट्री हिस्ट्री ज्योग्राफी आप नहीं पढ़ेंगे, आप असस्सर की क्लास करेंगे। उससे क्या मतलब तुम, तो कोई मतलब ही नहीं, आप फीस दो, आप भी पढ़ो। चलो मजाक की बात हटके आप उसमें नहीं आओगे, ठीक है, मैं आपको इन्वाइट ही नहीं कर रहा हूँ। आपकी क्लास असस्सर की है, उन पे पढ़िए, आपका कोर्स चल रहा है असस्सर, वो जो अजमल सर पढ़ा रहे हैं इसमें कुछ रिलेवेंट टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं जो इंटरेस्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है। ज़्यादा मतलब शॉर्ट टाइम के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं होगा, तो आप उतना रहने दो। आपका पुराना जो बैच चल रहा है उसको कंटिन्यू, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए कि जो पढ़ा रहे हैं वो असस्सर, वो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहे हैं वहाँ, ठीक है। तो आप उसको पढ़ते रहिए, कंटिन्यू करिए। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे आइए एंड डिराइव फ्रॉम, ये दो चीज़ें हो गई। यानी कल आपकी क्लास लगेगी नॉर्मली तो 11 बजे से आप लोग की, ठीक है। 11 बजे, 10 बजे वाली आपकी क्लास नहीं है, 10 बजे से 1 घंटा। और इनकी और एक लड़की और है जिसका बोर्ड था आज, वो कल आएगी, नाम मैं भूल गया, महक की क्लास है। बाकी आप लोग जो है, और 3-4 बच्चे ऑनलाइन हैं जो बाद में वीडियोस देखते हैं ऑनलाइन, उनका भी बोर्ड चल रहे हैं, वो बाद में ये वीडियोस देखते हैं, लिंक दे दिया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट फ्रॉम। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन 3 हिस्सों में बटा हुआ है, चीज मैंने पहले नहीं पढ़ाई आप लोग को भी, और आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली 3 हिस्सों में बटा हुआ है मेनली, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एक तो है स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर के हिसाब से पढ़ा जाता है कि स्ट्रक्चर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी डिजाइन क्या है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है इसमें फिलोसफिकल, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे लॉज हैं जो बात करते हैं फिलोसफी। फिलोसफी क्या होती है, बातें बना के करना, नॉर्मल बात को भी घुमा घुमा के करना, फिलोसफी, ठीक है। तो वो कौन से हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं और डीपीएसपी। इसमें क्या है, बातों को बहुत ज्यादा समझाया गया, ठीक है। और उसके बाद तीसरा हिस्सा जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है, पॉलिटिकल है। यानी इसमें खास तौर से पॉलिटिकल चीजों की बात की गई, गवर्नमेंट की बात की गई होगी, और स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर की बात की होगी, तो पॉलिटिकल चीजों की। तो ये तीनों चीजें कहाँ से ली गई, ठीक है। तो देखिए जो स्ट्रक्चरल पार्ट है हमारा, वो हमने लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930, ठीक है। जो फिलोसफिकल पार्ट है वो हमने लिया है अमेरिका से भी और आयरलैंड से भी, दोनों जगह से लिया, ठीक है, 2 जगह से लिया। और जो पॉलिटिकल पार्ट है वो हमने लिया है ब्रिटिश से। तो बेसिकली ऊपर जो आपने 11 पॉइंट पढ़े, वो 11 को अगर हम सम अप करें 3 हिस्सों में, वो 3 हिस्से ही हैं, ठीक है। इसको और सम अप करो तो, यानी कि मिक्स कर दो तो। अब देखो कुछ और खासियत है यहाँ पे दी हुई, कि फीचर्स चल रहे थे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिजिड है। रिजिड मतलब होता है सख्त, ठीक है, सख्त है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या है, कहीं भी मुड़ जाने वाला, या इजी समझ लो। सख्त भी है और लचीला भी है, ठीक है, इजी भी है, ठीक है। लचीला इज नॉट द राइट वर्ड हियर, मतलब यहाँ पे ज्यादा सही होगा, सख्त भी है और आसान भी है, ठीक है। मतलब यार एक ही कॉन्स्टिट्यूशन दो तरीका कैसे हो सकता है, सख्त भी हो सकता है और आसान भी हो सकता है, हाँ, यानी हार्ड भी हो सकता है और इजी भी हो सकता है। रिजिड का मतलब दूसरा क्या होगा, इंग्लिश में अगर मैं लिखूं इजी मतलब, यानी इसका उल्टा क्या होगा, हार्ड। यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हार्ड भी है और इजी भी है। क्या कह रहा है, इंडियन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, इज नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है, बट आप ब्लेंड ऑफ बोथ। देखो पहले तो कह रहा है रिजिड भी फ्लेक्सिबल भी, कह रहा नहीं, आप ऐसा समझो कि ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है, लेकिन मिक्स है। मिक्स है यानी कि वही बात तो वही होगी घुमा करके, मिक्स है तो यानी रिजिड भी होंगे और फ्लेक्सिबल भी होंगे, तो बात हेडिंग वाली आएगी। अब कैसे, देखो इंडिया में जो कानून होते हैं, लॉ होते हैं, ठीक है, वो 2 तरीके से पास होते हैं। 2 तरीका होता है, पार्लियामेंट, लॉ कौन पास करता है, मैंने भी बताया आपको, लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट। और उसको चेक कौन करता है, अगर गलत है तो कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को हटाओ अभी, यहाँ पे लॉ बना है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में आपके 2 तरीके होते हैं लॉ बनाने, तो हाउसेस की बात करें तो 2 हाउस होते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा। तो दोनों में जो लॉज पास होते हैं उनके अगेन 2 तरीके होते हैं, एक होता है सिंपल, सिंपल तरीके से, सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं उसको, सिंपल मेजोरिटी। और एक होता है स्पेशल मेजोरिटी, यानी कुछ स्पेशल चीजें करी जाएंगी, स्पेशल मेजोरिटी। तो देखो जहां पे समझना, और ये चाहे तो आप ड्रॉ भी कर लेना अपने हिसाब से, सिंपल मेजोरिटी जहां पर होगी ना, हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वहां पे, फ्लेक्सिबल है। मैं इसलिए समझा रहा हूं आपको कि फ्लेक्सिबल कब बोला जाता है। फ्लेक्सिबल यहां बोला जाता है जब सिंपल मेजोरिटी से कोई लॉ बना हो। कोई लॉ अगर सिंपल मेजोरिटी से बना है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल है। और जब कोई लॉ स्पेशल मेजोरिटी से बना है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिजिड है। क्लियर, रिजिड है। अब सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, देखिए पार्लियामेंट के अंदर कौन लोग होते हैं, नेता लोग बैठे होते हैं। कोई भी लॉ कौन बनाता है, नेता लोग ही पास करते हैं आपस में राय करके। में होता है वोटिंग, कोई भी लॉ पास करने से पहले। मान लो 500 लोग बैठे हुए हैं, 500 में से अगर आधे लोगों ने, यानी 500 का आधा कितना हुआ, 250, और उसमें एक और जोड़ दो यानी 251,
ठीक है, अगर उतने लोगों ने कोई लॉ पास कर दिया, यानी आधे लोग से एक बंदे ज्यादा ने कोई लॉ पास करवा दिया, यानी आधे लोगों ने पास नहीं करा, आधे लोगों ने पास कर दिया, तो वो जो लॉ पास होगा उसे हम क्या बोलेंगे? सिंपल मेजोरिटी। जब यही चीज 500 लोग हैं और 75% उसका कर दो, 500 का 75% कितना हुआ? ये क्या हुआ? 500 का मान लो 50% हो गया, ये तो 50%, सिंपल मेजोरिटी मतलब 50% प्लस 1। स्पेशल मेजोरिटी कब होगी? जब वही 500 लोग के 75% हो जाए प्लस 1। 500 का 75% कितना बेटा? 375। करो, मेरी मैथ बड़ी खराब है, तभी मैंने लॉ लिया था। है 375, तुम्हारे कहने पे कर दे रहा हूँ, लाइव जा रहा है ये। चलो 375, ये कह रहे हैं 500 का हुआ, सॉरी 375 प्लस 1 कितना हो गया? 376। यानी कि अगर 376 लोग लगे हों किसी कानून को पास करने के लिए, ठीक है, और बाकी लोगों ने भले ही उस पर सहमति नहीं जताई हो, तो क्या बोला जाएगा? वो स्पेशल मेजोरिटी से। यानी इस तरह का जो कानून बनेगा, लॉ बनेगा, वो कैसा होगा? रिजिड, सख्त होगा, इसलिए ज्यादा लोगों का आपको सब साथ चाहिए। और इस तरह का कोई कानून बनेगा जिसमें कम लोगों से भी काम हो गया, तो उसको आप क्या बोलेंगे? कि वहां पे कानून सिंपल था, ठीक है, यानी वहां पे क्या था? कानून हमारा फ्लेक्सिबल, ठीक है, इसे हम बोलते हैं रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों तरीके से रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल। अब क्या होता है बेटे, जैसे कोई देश के रिलीजन का मैटर है, रिलीजन के ऊपर कोई कानून बनाया जा रहा है, ठीक है, तो उस पर हमेशा स्पेशल मेजोरिटी रहेगी। इमरजेंसी लगाई जा रही है देश के अंदर, इमरजेंसी के लिए जो बैठेंगे सारे ये लोग, क्या नाम है, नेता लोग, वो कहेंगे इमरजेंसी लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, तब स्पेशल मेजोरिटी फॉलो की जाएगी। लेकिन जहां पे सिंपल एक बात होगी कि यार चलो एरोप्लेन का एक नया कानून लाते हैं, कल चालान का नया कानून आया, अगर आप लोग न्यूज देखते हो तो कल चालान पे कानून आया जिसमें हेलमेट नहीं पहना तो पहले 100 रुपये फाइन था, अभी 1000 कर दिया। तो ये जो नॉर्मली जो ये कानून बना होगा, उसके लिए आपको कोई स्पेशल मेजोरिटी में जाने की जरूरत नहीं है, आपने ये कानून सिंपल मेजोरिटी से पास करा लिया। हमारी हाइट के हिसाब से काटते हैं, तुम लंबे हो ना तो ज्यादा चालान काट देते हो। देखो है, तो तुम नहीं नहीं, जम्मू कश्मीर में देखो स्टेट टू स्टेट डिफर होता है, स्टेट, लेकिन एक जो नेशनल जो है ना चालान, जो नेशनली सेट किया हुआ वो ये है। आप पुलिस वाले से बहस कर सकते हो अगर उसने चालान ज्यादा काटो, लेकिन आपको पहले चालान कितना क्या होता है वो पता होना चाहिए। यू शुड हैव नोन द नो। वो जानता है, आपको नहीं पता है कि इसका क्या फीस होती है, वो कुछ भी चढ़ा के देता है, आप लोग फिर भरते रहते हो। यू शुड हैव नो ना। अब ये कानून आया, इस पे बैठ के देखो क्या आया, क्या क्या चालान किस पे, अब बहस कर लो। अब 1000 आया तो वो शायद तुमसे 5000 ले, 5000 की जगह तुम 1000 ही देकर आओगे, भैया मेरा काम नहीं तो भाई कोर्ट की स्लिप कटवाओ ना, फिर ये स्लिप मैं कोर्ट में जमा करूंगा, कोर्ट से जितना चालान उतना ही कटता है। 1000 का है तो भले ही उसने 4000 चढ़ा दियो, कोर्ट से 1000 का कटेगा फिर। उसमें फिर वकील जो कटवाएगा वो 1000 रुपये लेगा, ठीक है। जैसे मैं चालान कटवाता हूँ भाई, मैं 1000 का करवा दूँ, 1000 मैं ले। आखिर मैं क्यों धूप में भागूँ तुम्हारा चालान कटवाने की? जजेस से क्यों बहस करूँ? मेरे भी तो कुछ पैसे होते हैं, कल को तुम भी वकालत करोगे तो किसी फ्री में तो नहीं करोगे ना। मेरी कोई फीस नहीं बेटा, केस टू केस डिपेंड करो, केस टू केस। डाइवोर्स कराना है तो मैं फ्री में भी करा देता हूँ, अच्छा लगता है मुझे, ठीक है, तो फीस नहीं लेता हूँ मैं। शादी करानी है तो भाई मैं पूरा पैसा लेता हूँ, मैं स्टेट के सामने मैं ज़्यादातर शादी वाले मैटर्स देखता हूँ। मैंने जैसे कि बताया, मैं मैरिज और डाइवोर्स ही कराता हूँ कोर्ट में ज़्यादातर, उसके अलावा चालान के केसेस हो गए हैं। भाग के मैं क्यों शादी कराऊँ? भाग के वो लोग आते हैं, ठीक है मैं भी साथ में भागता हूँ उनके, नहीं मैं क्यों भागता? हाँ, वो लोग भाग के आते हैं मेरे पास, में करवाया तो शादी, स्पेशल मैरिज एक्ट होता है उसमें इनकी शादी होती है, ठीक है। उसमें उसमें भी पुलिस प्रोटेक्शन होती है, सब चीज़ होती है, वो दिलवाना हमारा काम होता है, वो सब हम दिलवाते हैं भाई, उसका हमारे चार्जेस होते हैं। ऐसे उनको पुलिस प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं मिलती, क्योंकि गवर्नमेंट है अधिक, उसमें हमारा कुछ नहीं होता है। हर लेवल पे कुछ ना कुछ करप्टेड लोग बैठे हुए हैं। अब मैं पुलिस प्रोटेक्शन मांगा, पुलिस कहेगा 50,000 दो, तब मैं प्रोटेक्शन दूंगा, तो मैं अपने पॉकेट से तो दूंगा नहीं, क्लाइंट से ही ना मांगूंगा, भाई 50,000 मांग रहे पुलिस वाला, 50,000 में डायरेक्ट जाकर के पुलिस को दिलवा दूंगा। अब क्लाइंट को ये लगता है कि 50,000 वकील साहब खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हमारे पीछे भी कई चालान काटने वाला जो होता है, क्लर्क बैठा होता है नॉर्मली कोर्ट में, ठीक है, वो क्लर्क जो होता है वो 1000 का चालान है, अगर आप उससे डिस्काउंट कराओगे कर देता है, क्या कहता है साहब पर्ची में 500 की काटूंगा, लेकिन 1000 ही आपको देना होगा, 500 मेरे जेब में जाए, ऐसा भी होता है, ठीक है। और अक्सर होता है क्लर्क अपने पॉकेट में भी रखता है पैसे, तो ये सब हर लेवल पे चल रहा है। आप अगर आप नहीं दोगे तो वो काम नहीं करेगा, भाई क्लर्क ही फॉरवर्ड करेगा जज को चालान, आपका कैसे करोगे? तो करना पड़ता है। नहीं तो इसको हम बेईमानी नहीं बोलते हैं, इसको हमारी लैंग्वेज बेईमानी नहीं बोला जाता है, इसको कहते हैं काम निकालना, और बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वरना फिर वकालत कर नहीं सकते आप, ठीक है, वकालत कर नहीं सकते अगर आप काम निकालना नहीं जानते हो। समझ लो, काम निकालना आना चाहिए आपको। ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये वकालत में काम नहीं आता है। कि भाई हमने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सुना था कि स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में सुना था, अधिकार, तो अधिकार चाहिए आपको, अंदर बोलेगा हाँ चाहिए, तो अधिकार चाहिए तो लाइए पैसा, अधिकार देते हैं आपको, बिना पैसे का अधिकार नहीं देगा वो आपको, जज भी नहीं देगा, जज भी करप्टेड होता है, ठीक है। मैं ये लाइव बोल रहा हूँ, जिसको सुनना है सुन ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कोर्ट में देखता हूँ, ठीक है। तो बदनाम कौन होते हैं? वकील लोग। बदनाम कौन होता है? वकील लोग। यही वकील लोग यूएस में सबसे ज्यादा नोबेल जॉब है, यूएस में सबसे ज्यादा इज्जत दी जाती है वकीलों को, जज भी खड़ा हो जाता है एक टांग पे। देखो जहाँ पे समझ में आता है ना, वकील जो काम करता है, एडवोकेट जो काम करता है, एडवोकेट का काम आसान नहीं होता है, लगता बड़ा आसान है, एडवोकेट में बड़ी मारा मारी है,
हर एक कुर्सी पे ना एक कुर्सी पे दो एडवोकेट बैठे मिलेंगे आपको। इतनी मारपीट है कोर्ट में, जाके देखो। एक कुर्सी है ना, पाए टूटे हुए हैं, 2 वकील बैठे हैं उस पे, इतनी मारा-मारी है, जगह नहीं है बैठने की, समझ रहे हो? तो वकालत वही अच्छी कर सकता है जो थोड़ा बहुत फँसाना जानता हो सामने वाले को। मैं वकालत की बात कर रहा हूँ। और फिर अंदर कोर्ट के अंदर काम निकालना जानता हो, क्लर्क से, जज से, वही आपका काम। बाकी वकील बैठे रहते हैं, मक्खियाँ उड़ा रहे होते हैं। या फिर अपनी स्ट्रेंथ पहचान लो। जैसे मुझे 5 साल लगे, मैं कोर्ट बैकग्राउंड से नहीं था, मेरे घर में कोई भी वकील नहीं है, मैं पहला वकील बना अपने घर, ठीक है? मुझे 5 साल लग गए अपने पैर जमाने में। सुप्रीम कोर्ट भी भागता था, दिल्ली हाई कोर्ट भी, लखनऊ हाई कोर्ट भी। एक-एक दिन में 3-3 हाई कोर्ट जा रहा हूँ, मेरे सर भेज रहे हैं ऑफिस से, दिल्ली वाले। ज़रा हाई कोर्ट चले जाओ, इलाहाबाद चले जाओ, ज़रा-सा मणिपुर तक भेज दिया उन्होंने। सुबह मणिपुर से अभी उतना ही हूँ मैं कि वो कह रहे हैं ज़रा झारखंड निकल जाओ, वहाँ पे एक फाइल। मैं कह रहा सर मेल का ज़माना है, मेल करवा के मंगवा लो। नहीं, तुमको क्यों हायर किया है, भागो यहाँ से वहाँ तक। ज़बरदस्ती का काम करवाते थे। मेल से भी फाइल आ जाती है यार, लेकिन नहीं, मेल वेल सब चल रहा है, तुम्हारा काम नहीं है, तुम जाओ। अपने खर्चे पे जा रहे हैं, खर्चा भी महीने पे ले लेना, कुछ जो भी हो रहा है, खर्चा भी नहीं दे रहे, जनरल में बैठ के जाओ। ये हालत होती थी। 5 साल के बाद समझ आएगा बेटा, सिविल क्रिमिनल केस हमसे नहीं होंगे, मैरिज एंड डाइवोर्स वाला पकड़ लो। 5 साल समझने में लगा कि करना क्या है। वकील भी बहुत तरीके के होते हैं। अपनी स्ट्रेंथ पहचानो और काम करो। अगर आप सिविल बहुत अच्छा कर सकते हो तो सिविल के बनो। फिर हर चीज़ मत करो यार। देखा वकीलों को हर चीज़ कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, चल भी रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो फिर जुगाड़ वाले होंगे। तो ये चीज़ आप पहले ही स्ट्रेंथ पहचानो कि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एंट्रेंस पहले तो वकील बनो, प्रॉपर एंट्रेंस निकालो हर जगह का। देन उसके बाद की स्टेज में आपको बता रहा हूँ कि अपनी स्ट्रेंथ पहचान लेना जितनी जल्दी हो सकता है। टाइम बहुत जल्दी वेस्ट होता है, पता भी नहीं। और एक बार दिल्ली जैसे शहर में चले गए, वहाँ भागते ही रह जाते हैं, टाइम का पता चलता नहीं, कब सुबह हुई कब रात हुई, पता ही नहीं चलता था। यहाँ तो पता चलता है ना, सो भी जाते हो, वहाँ सोने का टाइम नहीं, वो मेट्रो में सो रहे होते हैं, चलते चलते खड़े, हालत होती है। तो वो सब फेस के बाद जाके यूटिलाइज होता है कि यार ये चीज़ करनी चाहिए शुरू, क्योंकि आप पहले से एनालाइज करके चलो, ताकि आगे आप जल्दी कमाना शुरू करो और अपनी फील्ड पकड़। चलो, मैरिज एंड डाइवोर्स के केसेस भी आसान नहीं होते हैं। वो पार्टीज होती हैं, लड़का लड़की एक दूसरे को मारते पीटते हुए आते हैं कोर्ट के अंदर, घसीटते हुए बाल पकड़ पकड़ के लेकर के। फिर जज इसमें नहीं घुसता है। जज क्यों पागल होगा कि लड़के लड़की का क्यों मसला सुलझाएगा? जज के इतना पास टाइम तो है नहीं। जज किसको देता है ये सारे काम? वकील अपॉइंट होते हैं, गवर्नमेंट वकील। वो सुलह कराते हैं। फिर वो सुलह करा के रिपोर्ट लिखते हैं और वो रिपोर्ट देते हैं कोर्ट के अंदर, ठीक है, जज को। जज उस रिपोर्ट पे फैसला सुनाते हैं। ये चीज़ें होती हैं। तो इसमें भी दिमाग किसको मारना होता है? वकील को मारना, सुलह कराने में कोशिश करना है कि सुलह करो, झगड़ा खत्म कराने का काम होता है, ठीक है। वो झगड़ा खत्म कराना आसान काम नहीं है, क्योंकि सास भी हैं, उसकी अम्मा भी हैं, ताया भी हैं, मामू भी हैं, सब आके ठीक रहे हैं गाली गलौज को शांत कराते हुए। नॉट एन ईजी टास्क। सुनने में अच्छा लग रहा है कि सिर्फ शादी कराता हूँ और डाइवोर्स कराता हूँ, लग रहा है ना, डाइवोर्स कराता हूँ, लेकिन इतना अच्छा है नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, सही है, एक आदत पड़ गई तो चल रहा है वो वाली चीज़। चलिए आइए, इसीलिए मैं आपको यहाँ दिख जाता हूँ, क्योंकि मुझे 1 डेढ़ घंटा जाना होता है कोर्ट। किसी भी टाइम चला गया, जो फाइलें उन पर अपना साइन वाइन कर दिया, कोई अगर केस लगा हुआ तो चले गए, गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ बैठ गए, थोड़ी बहुत सुलह वुलह करा आ गए। तो मुझे टाइम नहीं देना पड़ा। मैंने क्यों ये चूज़ किया? मुझे पूरा टाइम नहीं बैठना पड़ा, थप्पड़ में बैठा रहूँ, धूप आती रहे, कूलर लगाऊँ कि एसी लगाऊँ, इतना टाइम नहीं है। गया, काम किया, वापस आ। वहाँ कोट पहना, शर्ट चेंज की, वहीं पे रखा हुआ है सब चैम्बर में, काम करके दिन भर नहीं वेस्ट कर। इसलिए मैंने ये लाइन चुनी। बस टाइम नहीं हो, कोचिंग भी। तो आप अपना फीचर सेलेक्ट करो कि क्या करना है ना हमेशा। असल आप कंफ्यूज रहते हो अपने फीचर को लेकर कि सर मैं कॉर्पोरेट में चला जाऊँ या कहाँ चला जाऊँ, तो मैं उसी के लिए गाइड कर रहा हूँ। अभी से दिमाग बनाओ। कॉर्पोरेट में फिर कंप्यूटर पे बैठ के टाइपिंग करो। अगर आप कंप्यूटर पे 12 घंटे 8 घंटे टाइपिंग कर सकते हो तो कॉर्पोरेट में, ठीक है। कॉर्पोरेट में ना आपको लैपटॉप पे बैठा देंगे, करते रहो, फाइलें बनाते रहो दिन भर, खाली टाइपिंग का काम है, टाइपिस्ट बन जाओगे। तो वकालत तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये चीज़ें देख लें। चलो, अरे हम यहीं पे क्लास ओवर करते हैं आज, क्योंकि मेरी दूसरी जगह क्लास है अभी। सर आ रहे होंगे, अजमी सर, वी विल कंटिन्यू।